हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका विस्कस अकेडमी परिवार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोइंग आवर अर्थ। यहाँ हम ये समझेंगे कि हमारा अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी किन चीज़ से बनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। दूसरी चीज़ बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ की। लेयर्स ऑफ अर्थ में हम समझेंगे कि क्रस्ट, मेंटल कोर, तीनों जो पृथ्वी की लेयर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सारे लेयर्स की अलग अलग हम विशेषताएं जानेंगे। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे रॉक्स की। चूंकि पृथ्वी बनी तो रॉक से ही है, तो अब रॉक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री रॉक है। इन तीनों के बारे में समझते हैं। और फिर लास्ट टॉपिक हम समझेंगे रॉक साइकिल के बारे में कि रॉक साइकिल क्या होती है, और इसको समझते हुए हम इस चैप्टर को अपने रैप अप करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले क्या है कि जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। The uppermost layer is called crust, middle layer is called mantle and innermost layer is called core। इसमें यहाँ कहा गया है कि जैसे आप प्याज देखते होंगे, आपके घर में प्याज होगी, प्याज को आप जब छीलेंगे तो देखेंगे कि हर लेयर एक दूसरे के समान होती है। मतलब जैसे आपकी शेडो आपके जैसी ही दिखती है, वैसे ही हर लेयर एक दूसरे के बिल्कुल जो है बिल्कुल एक दूसरे के जैसी होती है। एक को छीलिए फिर दूसरी लेयर, फिर मतलब लेयर बहुत होती है प्याज में। बार बार हर जब एक लेयर छीलेंगे तो दूसरी लेयर दिखेगी, दूसरी छीलेंगे तो तीसरी दिखेगी। ऐसे ऐसे पृथ्वी में भी बात की गई है कि पृथ्वी में भी 3 लेयर होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं ये देखिए। जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, इधर और इधर, पृथ्वी को हमने यहाँ पे खोल दिया है। ये क्या है, ये क्रस्ट है। ये बीच वाला हिस्सा कौन सा है, ये दोनों मिला करके ये मेंटल है। और ये वाला जो एकदम आग की तरह दिख रहा है, ये है कोर। तो यहाँ यही कहा गया है कि एक प्याज की छिलका जैसा होता है, उसी तरीके से पृथ्वी की भी 3 लेयर्स होती हैं, एक क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर। अब ये तीनों लेयर्स क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। अब क्रस्ट में 2 मुख्य एलिमेंट हैं जो पाए जाते हैं, एक सिलिकॉन और एक अल्मुनियम। चूंकि क्रस्ट में यही 2 लेयर मुख्यतः पाए जाते हैं, इस वजह से इस लेयर को हम सियाल भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर सियाल क्यों कहते हैं। तो सियाल का रीजन ये है कि सिलिकॉन के एसआई से बना सिलिकॉन में एसआई से बना एसआई और अल्मुनियम के एल से ये ले लिया गया शॉर्ट फॉर्म, तो दोनों को मिला के बना सियाल। तो एक्चुअली ये सिलिकॉन और अल्मुनियम का शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सियाल। दूसरा क्या क्या है, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड वी ऑल लिव हियर, इट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फियर। अब ये जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे हमने घर बनाया है और सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम खेलते हैं। तो जो अपर मोस्ट लेयर है जहाँ हम रहते हैं, जैसे ये पृथ्वी हमने बनाई थी, ये पृथ्वी, उसके नीचे एक लेयर और अंदर एक लेयर, तो इस वाले भाग पे हम रहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्रस्ट भी कहते हैं और इसी को हम लिथोस्फियर भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज आपको जो है समझनी चीज है। आप कहेंगे सर कि 2 नाम क्यों है। तो 2 नाम इस वजह से है कि ये है क्रस्ट। देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको जब हमने खोला तीनों भाग में तो ये एक लेयर निकली ऐसे। एक सेकेंड, तो अब समझते हैं कि लिथोस्फियर और क्रस्ट में अंतर क्या है। देखिए अब आप दूसरी स्लाइड पे चलिए। देखिए ये है एक लेयर, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ वाला भाग ये दिख रहा होगा, क्रस्ट भी है, ये मेंटल और ये हो गया कोर, तीनों लेयर दी हुई हैं। बट आप ये लेयर देखिए जो क्रस्ट है, इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला पोर्शन, ये और ये नीचे वाला छोड़ देते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन एकदम ऊपर वाला, ये है क्रस्ट। क्यों है ये, क्योंकि लिथोस्फियर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, ये क्रस्ट है, लेकिन इसमें आपको 2 लेयर दिख रही होगी। एक तो ये वाली लेयर ऊपर वाली, यूं ऐसे, ठीक, और एक उसके नीचे एक पतली सी लेयर और दिख रही है।
ये वाली। तो ये वाली जो लेयर है, जहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, घास हैं, पर्वत हैं और समुद्र हैं, तो यहीं पे हम भी रहते हैं। ये वाली जो लेयर है लिथोस्फीयर है, मतलब क्रस्ट का वह ऊपरी हिस्सा। अब आपसे पूछा जाए, कोई पूछता है अगर कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, या आपसे पूछा जाए कि लिथोस्फीयर और क्रस्ट में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑन विच वी लीव और डिफरेंट जो है शेप्स एंड साइजेस ऑफ नेचर हैज़ बीन अकर्ड, मतलब जो डिफरेंट शेप्स में से माउंटेन है, प्लेट्यू है और ओशियंस हैं, ये जो जो चीज़ें जो हैं क्रस्ट के जो सबसे ऊपरी भाग है जिस लेयर पे, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब द अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट। तो अब मुझे लगता है कि क्रस्ट और लिथोस्फीयर में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे सर कि जैसे अलग अलग लेयर्स हैं, तो क्रस्ट की लेयर की डेप्थ मतलब कि मोटाई भी होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप बर्गर खाने जाते हैं दुकान पे, तो बर्गर में जो पेटीज पड़ती है, जो मतलब आलू टिक्की पड़ती है, उसका अलग मोटाई होता है। बर्गर के पाव रोटी की अलग मोटाई होती है। बर्गर को बीच से काट के जब उसमें सामान भर दिया जाता है और उसके ऊपर से उसका ढक्कन मतलब बर्गर का दूसरा भाग लगाया जाता है, तो बर्गर का मोटाई बढ़ जाता है। तो हमें दबा करके खाना पड़ता है जैसे हम उसे काट सकें। ऐसे ही जैसे उसकी मोटाई बढ़ गई, ऐसे ही अर्थ की भी मोटाई हुई। तो अब बात करते हैं कि क्रस्ट की मोटाई मतलब डेप्थ कितनी है। तो ये 0 से 40 किलोमीटर है। यहाँ 20 से 40 किलोमीटर लिखा है, मतलब 0 से 40 मतलब 20 से 40 के बीच में, 0 to 20 40 के बीच में ये वेरी करती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि बर्गर तो जब बनता है तो उसकी मोटाई तो चारों तरफ से बराबर होती है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं कि पूरे अर्थ के वॉल्यूम का ये लेयर कितना परसेंट मतलब कंटेंट कंजिस्ट करती है, तो 1% टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ होती है क्रस्ट। नीचे के लास्ट पॉइंट में ही आपका थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि डेप्थ क्यों वेरी करती है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर्स। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि 35 किलोमीटर कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल मास मतलब जमीन पे, और 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर पे, ऐसा कैसे होगा। तो ऐसा ऐसे है बेटा। अब देखिए आप ये बात समझिए फ्रेंड्स, ये है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम देखें, ये है लिथोस्फीयर। अब यहाँ हम रह रहे हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, तो उससे हमें अच्छे से, और यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ हमारा घर है, ठीक है। अगर तो मान लीजिए ये लिथोस्फीयर हो गई पूरी, क्रस्ट हो गया, ये मेंटल और ये कोर, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे 3 लेयर्स हैं, तो अगर तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट का ऊपरी भाग वाला जो क्रस्ट है, अगर वो हर जगह समान होगा और क्रस्ट पे ही समुद्र भी है, तो क्या ये घर डूब नहीं जाएगा। हम नहीं डूब जाएंगे। अगर सेम होगा लेवल तो हम डूब नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल से डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है। देखिए क्रस्ट ऐसे है, थोड़ा सा मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। देखिए क्रस्ट यूं है, ये है क्रस्ट, फिर ये रही, ये हो गई क्रस्ट, ये पूरा ऊपर का भाग क्रस्ट और नीचे वाला मेंटल, ये है पूरा क्रस्ट वाला, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। अब यहाँ पे है समुद्र, ठीक, और ये है जमीन जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, हमारा घर है और पर्वत है, ठीक है। अब हमारे घर और पर्वत के बीच में ये गैप है, हमारे घर, पर्वत और समुद्र के बीच में गैप है, तो इस एरिया में पानी रहता है। जब यही पानी बढ़ता है तो क्या आता है, बाढ़ आती है। लेकिन क्या हमेशा आती है, नहीं। पानी अपनी जगह पे मस्ती घूम रहा है, हम अपनी जगह पे मस्ती से घूम रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। देखिए तो कॉन्टिनेंटल मास का मतलब जहाँ पे स्थलाकृति है, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, पर्वत पठार, आदमी का घर, जो भी है, ये स्थलाकृति ये हो गई, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग जाहिर सी बात है इसकी मोटाई ज़्यादा है, और ये तो यहीं से है तो इसकी मोटाई कम होगी। तो यही कहा गया है कि ये हो जाएगा लगभग 35 किलोमीटर और यहाँ 5 किलोमीटर। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों कॉन्टिनेंटल मास पे जो है 35 किलोमीटर बोला जा रहा है और ओशियन फ्लोर पे 5 किलोमीटर बोला जा रहा है। ये हमने एक फिगर देखा कि कैसे लिथोस्फीयर को के बारे में बताया गया है, फिर कैसे जो है मेंटल और कोर के बारे में बताया गया है।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। तो क्रस्ट के बारे में हमने समझ लिया, अब मेंटल के बारे में समझते हैं। तो मेंटल मिडिल लेयर ऑफ अर्थ है, बात सही है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेंटल मिडिल लेयर है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट, मेंटल के नीचे कोर, तो बीच वाली भाग हो गया। जैसे बर्गर में अगर मिडिल लेयर की बात की जाएगी तो क्या होगी, तो मिडिल लेयर होगा आलू का टिक्की, नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, बीच में टिक्की। तो मेंटल क्या है, आलू की टिक्की। बर्गर से अगर हम अर्थ को जो भाग, मान लीजिए एक बर्गर है और अर्थ को, हम अर्थ को बर्गर मानते हैं, तो ऊपर वाली लेयर जो अर्थ ब्रेड की हो गई, जो जो जिस पे जो लास्ट बर्गर को, जैसे ब्रेड को काटा गया, एक नीचे वाला बेस और एक ऊपर वाला बेस जो ऊपर से ढका जाता है, बंद किया जाता है बर्गर को। तो देखिए एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये है बन, ठीक नीचे वाला, बीच में रखा है आलू की टिक्की, और ये है बन का ऊपरी भाग। बन पहले कैसे था, बन था ऐसे, बन को यहाँ से दुकानदार ने काट दिया, ये वाला निकला बेस और ये वाला निकला ऊपर की लेयर। तो ऊपर की लेयर, अब तो इसको मान लेते हैं क्रस्ट, इसको मान लेते हैं मेंटल, और इसको मानते हैं कोर। अब आपको लगता है कि अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मेंटल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आलू की टिक्की, बर्गर के आलू की टिक्की मतलब मिडिल लेयर है। तो अब इसकी मोटाई क्या होगी, जब आप बर्गर खाने जाते हैं किसी अच्छी दुकान पे, तो आप देखते होंगे कि बड़ा अच्छा, बहुत मोटी आलू की टिक्की बीच में रखी जाती है, जिससे बर्गर का टेस्ट अच्छा है। तो कहीं भी जो बीच की लेयर होती है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि मेंटल की भी मोटाई ज़्यादा होगी। तो अब इसकी क्या होती है, इसकी मोटाई होती है 40 किलोमीटर लेके 2900 किलोमीटर तक। मतलब मेंटल की डेप्थ जो होती है वो 40 किलोमीटर से 29 किलोमीटर। मतलब जब हम किसी भी भाग पे, किसी भी जगह पे अर्थ को खनेंगे तो 40 किलोमीटर के बाद और 29 किलोमीटर तक इस पूरे एरिए को खनने पे हमें मेंटल ही मिलेगा। उसके बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें दूसरी लेयर मिलेगी। अब देखिए, जैसे पहले हमने पढ़ा कि क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, वैसे ही मेंटल को बोलते हैं सीमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक सिलिकॉन और एक मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन के Si से C हो गया और मैग्नीशियम के Ma से Ma हो गया, तो क्या हो गया, सीमा हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम दो एलिमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं। अब पूछेंगे सर, जैसे क्रस्ट के बारे में बात हुई कि 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, तो मेंटल कितना है। तो जैसे बर्गर में मेन चीज़ क्या होती है, आलू की टिक्की, वैसे ही अर्थ में सबसे मेन चीज़ क्या हुई, मेंटल। तो कितना सबसे ज़्यादा, अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा है उसका वैल्यू भी तो सबसे ज़्यादा होगा, तो मेंटल की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। मतलब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ के 84% का है, 84% होता है। मतलब अर्थ का अगर 100% वॉल्यूम है तो 1% तो हो गया क्रस्ट, और 84% होता है मेंटल। जैसे बर्गर में सबसे मेन चीज़, अगर आलू की टिक्की को निकाल दिया जाए तो बर्गर कोई खाएगा, मेन चीज़ तो वही होती है जो बर्गर की थिकनेस को बढ़ाती है। तो उसी तरीके से अर्थ में मेंटल जो है वो सबसे थिकेस्ट है, मतलब सबसे थिकेस्ट तो है ही, और सबसे वैल्यूबल है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 84% है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का। अब एक लास्ट टॉपिक जो कह रहा है वो ये बात कह रहा है कि ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन लिक्विड मैग्मा पॉप्स आउट फ्रॉम दिस लेयर। अब इसका क्या मतलब है, जब वॉल्केनो फटता है तो जो मैग्मा निकलता है वो इसी लेयर से निकलता है। इसके बारे में बात अभी हम आगे करते हैं कि कैसे जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है। जब हम रॉक साइकिल के बारे में बात करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी अगर इसके बारे में मैं बात करता हूं तो फिर वो टॉपिक डिविएट हो जाएगा लेयर्स ऑफ अर्थ से रॉक साइकिल पे और वॉल्केनिक इरप्शन पे। तो हम डिविएट ना होते हुए हम बस यहाँ पे ये समझते हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी फटता है, तो जो लिक्विड मैग्मा उसमें से निकलता है वो इसी मेंटल के लेयर से निकलता है। तो मेंटल में हमने ये सब सारी चीज़ें सीखी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे आखिरी, सबसे अंदरूनी, सबसे हॉटेस्ट लेयर के पास, जिसका नाम है कोर। अब जाहिर सी बात है सबसे अंदरूनी है तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होगी। अब इसी मोटाई 2900 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है। जैसे अब इसको क्या बोलेंगे, वो बर्गर का बेस, नीचे वाली पावरोटी। कोर क्या है, बर्गर का बेस, नीचे वाली पावरोटी। अब इसमें क्या होते हैं, दो मेन एलिमेंट पाए जाते हैं, निकल और फेरस, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्रस्ट को बोला जाता है सियाल, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल को बोलते हैं सीमा, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और कोर को बोलते हैं नीफे, क्योंकि निकल और फेरस पाया जाता है। बात हुई थी पहले कि क्रस्ट 1% वॉल्यूम को का है पे है,
मेंटल 84% वॉल्यूम है पूरे अर्थ का, और कोर जो है वो 15% ऑफ टोटल वॉल्यूम पर है, क्योंकि 84 + 1 85, 15% बचता है, तो जाहिर सी बात है कि 85 15% ही होगा। लास्ट टॉपिक कह रहा है हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। अब मैं इसे समझाता हूँ। आप जब बर्गर खाते हैं तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो बेस होता है पाव रोटी का, सबसे ज़्यादा सॉस, चटनी, मसाला, सब कुछ सबसे ज़्यादा उसी लेयर पे पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे चटपटा लेयर कौन सा हुआ? सबसे चटपटा अगर आपसे कहा जाए तो क्या होगा? वही बेस, बर्गर का वही बेस सबसे चटपटा होता है, जहाँ सारे सॉस, सारी चटनियाँ और सारे मसाले डाले जाते हैं। तो सबसे नीचे की लेयर सबसे हॉटेस्ट होगी, क्योंकि ऊपर से पूरा दबाव इसी के ऊपर है, तो हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होगी। अब नीचे वाला एक टॉपिक कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर, मतलब पूरी पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। अब हमने यहाँ कोर की बात की कि इनर मोस्ट लेयर है, इसकी डेप्थ 2900 से 6000 किलोमीटर तक है। यहाँ निकल, निफे, और इसे नीफे कहते हैं क्योंकि यहाँ निकल और फेरस पाया जाता है। 15% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ है और हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। अब जरा हम आगे चलते हैं, बात करते हैं रॉक्स की। हमने भी बात की थी कि लिक्विड मैग्मा कैसे पॉप आउट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ी सी रॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब रॉक्स क्या होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर that makes up the earth crust is called a rock. Rock can be of different color, size and texture. यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, ये एफ है बाबू, एफ, यहाँ पे एफ है ये। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से बना है, पत्थरों से बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मतलब कोई भी नेचुरल मास, मतलब जो भी नेचुरली तरीके से बना है मिनरल मैटर, जो अर्थ की क्रस्ट को बना रहा है, मतलब अर्थ की क्रस्ट में मतलब प्रेजेंट है, वो रॉक कहा जाता है। अब रॉक जो है वो डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं। इस बेसिस पे रॉक को जो है 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला होता है इग्नियस, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक और तीसरा होता है सेडिमेंट्री। अब इनकी क्या क्या बातें हैं और ये क्या कहते हैं, एक बार जो है हम इनके बारे में समझते हैं। अब हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। पहली बात होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं इसको समझिए। जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो, जब वॉल्केनो फटता है तो जो मैग्मा बाहर आया, मैग्मा बाहर आया, तो जब बाहर वो आया तो जहाँ वह रहा, मतलब जहाँ तक वो मैग्मा निकला बाहर और ठंडा हो गया। अब मैग्मा ठंडा होने के बाद जाहिर सी बात है कि पत्थर ही बनेगा। तो जो पत्थर उस मैग्मा के ठंडा होने से डायरेक्ट बना वो कहता है इग्नियस रॉक्स। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिक्विड मैग्मा है, ये देखिए यहाँ पे ये मैग्मा पाइल अप हो चुका है, ये सब छोटे छोटे पत्थर हैं। तो इग्नियस रॉक्स क्या होगा? इग्नियस रॉक्स वो मैग्मा होता है। अब आप देखिए ये है वॉल्केनो, ये नीचे मैग्मा है, ये फट के बाहर आया। जब ये फट के देखिए ये बाहर आई, देखिए यहाँ पे ये चट्टानें बनी हुई हैं, पहले कभी मैग्मा फटा होगा तो ये बना। तो ये जो बना है ये इग्नियस रॉक है। ये वाला भाग मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो भाग, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये पहले जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा वो ठंडा होकर के ये रॉक बना, ये हो गया इग्नियस रॉक्स। और ये जो वॉल्केनो आपको ये जो मैग्मा निकल रहा है गरम गरम, ये भी धीरे धीरे ठंडा होगा और फिर ये भी इसकी तरह बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? मतलब इग्नियस रॉक्स क्या हुआ? जो मैग्मा के निकलने से और मैग्मा के ठंडा होने से बना। ठीक है, या लावा के ठंडे। मैग्मा और लावा में एक छोटा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। मैग्मा वो चीज है, देखिए मैग्मा और लावा चीजें एक ही हैं। जब वह अर्थ के अंदर है, मतलब बाहर अभी नहीं निकला है, वॉल्केनिक इरप्शन अभी नहीं हुआ है, वो अंदर है। जब तक वो अंदर है तब तक वो मैग्मा है। जब वो बाहर आया तो वो बन गया लावा। एक सिंपल सा अंतर है, एक लिक्विड है जो जो मतलब बहुत ही ज्वलनशील है। जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक वो कहा जाएगा मैग्मा, लेकिन जैसे ही उसका इरप्शन हुआ, जैसे ही वो बाहर आ गया, वो कहा जाएगा लावा। तो इस दो चीज को हमें समझना है कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या है। मैग्मा और लावा जब अंदर है, अर्थ के अंदर जब लिक्विड प्रेजेंट है तो वो मैग्मा हुआ, और अर्थ के बाहर जब वो पॉप आउट हुआ इरप्शन के बाद तो बन गया लावा। तो ये चीज थी मैग्मा और लावा के बारे में। तो अब आगे चलते हैं। अब ये एक रॉक साइकिल का जो है इमेज है। पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स।
अब यहाँ कह रहा है कि जो मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है, अब जब ये ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, ठीक है, तो वो बनता है इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि मैग्मा और लावा में अंतर ये है कि जब मैग्मा अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। फिर यहाँ मैग्मा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी रीज़न नीचे आपको मैं बताता हूँ। तो पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में समझते हैं कि जो लावा या मैग्मा बाहर निकल करके ठंडा हो गया, या वैसे भी जब भी वो ठंडा हो गया, ठीक है, तो उससे जो पर्वत या उससे जो रॉक बने, जो है पत्थर बने, वो कहेंगे इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव क्या होते हैं, लावा इज एक्चुअली फ्यूरी रेड, मतलब लावा जो होता है वो एकदम लाल होता है। कह रहा है कि मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, when this molten lava comes on the earth's surface it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure, example basalt. इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैग्मा है वो जब अर्थ की इंटीरियर से बाहर आया, मतलब वॉल्केनो से बाहर आया, तो बाहर आया तो ठंडा हुआ, ठंडा होकर के क्या हुआ, वो सॉलिड बन गया। तो जो रॉक उस मैग्मा के ठंडा होने से बनी, वो कहेगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऐसे आप सिंपल समझ लिए, एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी, जैसे बोला जाता है ना कि एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, मतलब एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी, इंट्रूसिव मतलब इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल से आप इसे समझिए। एक्सटर्नल, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है कि वो मतलब रॉक जो लावा के ठंडा होने से बाहर, मैं इसीलिए यहाँ बात कर रहा हूँ लावा की, और लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लावा। तो लावा मतलब लावा तभी कहलाएगा जब वो बाहर आ गया। तो लावा के ठंडा होने से जो रॉक बनी वो बनी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव का मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर आकर के बनी है। और इंट्रूसिव क्या होगा, इंट्रूसिव वही होगा कि द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब वही मैग्मा अगर किसी कारणवश अर्थ के अंदर ही ठंडी हो गई, जो मैग्मा बाहर निकल रही थी लावा बन करके और ठंडी हो रही थी, तो उससे जो रॉक बनी वो बनी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन अगर वही मैग्मा अंदर ही ठंडी हो जाती है तो उससे जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो दो चीज़ आपको समझना है, इग्नियस रॉक्स में एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिसका एग्जांपल है बेसाल्ट, और इग्नियस रॉक्स में ही दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो इग्नियस रॉक्स हमने समझ लिया। अब हम एक बार बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। These small particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. अब क्या है इसको समझते हैं। जो इग्नियस रॉक्स बनी लावा के बाहर निकल करके ठंडा होने से, उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा था, वो ऐसे ही निकली, बिखरी हुई थी और रॉक बन गई। तो क्या आप बताइए वो सॉलिड होगी? नहीं। जैसे जब बर्गर बनता है तो आप देखते होंगे सारे बर्गर को बनाने के बाद उसे दबा करके और उसमें एक टूथपिक डाली जाती है, जैसे बर्गर स्टेबल रहे। अगर बर्गर को बिना दबाए ऐसे ही आपको दे दिया जाए तो शायद बर्गर इधर उधर होगा, आप खाएंगे तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो जो इग्नियस रॉक्स बनी वो ना उस पर प्रेशर अप्लाई हुआ ना उस पर कुछ भी अप्लाई हुआ, तो वो ऐसे ही फैली हुई थी, उसमें वो ठोसपन नहीं आ पाया। तो क्या होता है जब पानी बरसता है या फिर जब हवाएं चलती हैं तो उसका क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन हो क्या मतलब, घिसना जिसे कहते हैं। तो घिस करके वो रॉक्स टूट टूट करके जो है एक जगह जा करके बैठती रहती है, जैसे समुद्र में गई बैठ रही है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर जब ऐसे कई सारे लेयर्स में वो बैठती है तो उस पर फिर प्रेशर अप्लाई होने लगता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कई सालों तक डिपॉजिट ऐसे ही होने के बाद जो है खूब सारा प्रेशर ले करके जब वो उसके ऊपर कई सालों तक खूब सारा प्रेशर होता है तो वो फिर एक ही जगह दबी हुई है, तो वो फिर एक जो है रॉक बन जाती है। और इग्नियस रॉक्स के इरोजन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों का हाई प्रेशर और हाई हीट में कई सालों तक दबे रहने के बाद जो रॉक फॉर्म होती है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब इसका एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन।
ऑल टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड ऑन फ्रॉम दीज रॉक्स। अब देखिए जो भी फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो इस रॉक से फॉर्म किए जाते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए रॉक का इरोजन हुआ तो रॉक तो गई ही, तो क्या ऐसा है कि रॉक ही सिर्फ जा रही है? कई सारे जंतु हैं वो भी मर रहे हैं, वो भी उसी के बीच में दब रहे हैं। समुद्र के अंदर है तो कई सारी मछलियाँ भी दब रही हैं उसमें, मतलब कई सारे जो है जीव जंतु पेड़ पौधे सब मर करके दबते रहते हैं और हजारों साल तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जब वो दबे रहते हैं तो फिर वही बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस हैं, नेचुरल गैस हैं, वो सब कुछ इसी रॉक से मिलती हैं। अब तीसरी रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये क्या होती है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब ये कहा गया है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब ये दोनों जो है कई समय तक जो है ग्रेट हीट और मतलब बहुत हीट और प्रेशर में रहती हैं, एक ही जगह जमा रहती हैं, तो फिर वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसका एग्जांपल है मार्बल एंड स्लेट। दो चीज़ आपको समझनी है, इग्नियस रॉक जो होती है वो सिर्फ लावा के ठंडा होने से बनती है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट और प्रेशर में पड़े रहने की वजह से इग्नियस रॉक्स के थ्रू ही कन्वर्ट होती है। अब लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे रॉक साइकिल की, कि रॉक साइकिल क्या होता है। पहले इसे हम समझते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, फिर समझेंगे रॉक साइकिल के बारे में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक वॉल्केनो बना हुआ है। देखिए ये है वॉल्केनो, यहाँ पे ये जो हीट है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट है यहाँ पे कि कुछ समय के बाद ये हीट बर्दाश्त नहीं होती है और ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ये यहाँ पे नीचे आया और यहाँ जम गया, तो ये बन गया इग्नियस रॉक्स। फिर मैंने क्या बताया था कि इसका इरोजन हुआ, क्षरण हुआ, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद हजारों साल तक ऐसे दबे रहने की वजह से वो बना सेडिमेंट्री रॉक। देखिए सेडिमेंट्री रॉक आप सीधे समझ लीजिए, सेडिमेंट से बना सेडिमेंट्री रॉक, मतलब इग्नियस रॉक्स के ही सेडिमेंट से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, इसीलिए इसका नाम भी है सेडिमेंट्री रॉक। और फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बहुत दिनों तक जो है वो हाई टेम्परेचर और हीट में रहने के बाद फिर वो कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। और अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये अर्थ के अंदर ही है, मतलब जो समुद्र के अंदर अंदर के परत में है, ये भी कई दिनों तक अगर वहाँ पड़ा रह गया तो फिर इसमें इतनी हीट डेवलप हो जाती है कि ये हीट, मतलब मान लीजिए एक चीज़ परत है, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे करके कई हजार परत है, तो जो नीचे वाली परत होगी उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब प्रेशर होगा तो हीट भी होगी, अब बहुत ज़्यादा जब हीट होगी तो क्या होगा, ये जलने नहीं लगेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब ये जलने लगता है फिर तो ये इतना जलनशील हो जाता है कि फिर ये पिघल के बन जाता है मैग्मा में, और यही मैग्मा फिर बाहर इरप्शन हो जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या कहा गया है कि बात ये है कि जो रॉक साइकिल है उसका मतलब ये होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इग्नियस रॉक्स बनती है, लावा ठंडा हुआ इग्नियस रॉक बनी, फिर उसके सेडिमेंट्स का जो है इरोजन हुआ, उससे बनी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हाई टेम्परेचर और हीट पे बहुत सालों तक रहने के बाद बनी मेटामॉर्फिक, और अगर मेटामॉर्फिक भी और ज़्यादा सालों तक रह गई तो वो फिर मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वही लावा है, उसी से इग्नियस बना, फिर सेडिमेंट क्रिएट हुआ, फिर सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक ही फिर जब हीट ज़्यादा हो गई वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो वो फिर लावा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इरप्शन होता है। ये है रॉक साइकिल। जैसे रॉक साइकिल को आप ऐसे समझिए जैसे वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल का मतलब पृथ्वी पे पानी है, समंदर का भी एग्जांपल है, जैसे समंदर पे पानी है, खूब ठंड गर्मी पड़ी, खूब धूप पड़ा, तो क्या हो गया, पानी पे अगर धूप पड़ा तो वेपर में कन्वर्ट हुआ वाटर, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर गया, आसमान में गया तो आसमान में क्या है, टेम्परेचर कम है तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो जो वाटर वेपर के रूप में गया है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के रूप में। वही लिक्विड फिर जब ऊपर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर वही लिक्विड फिर नीचे आ जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब पानी बरसता है और फिर नीचे समुद्र में वो पानी के रूप में आ गया। मतलब वही पानी था समुद्र का जो ऊपर वेपर के रूप में गया था, कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ। तो वाटर साइकिल में वाटर का ही फॉर्म बदल रहा है। इसी तरीके से रॉक साइकिल में ही रॉक का फॉर्म या लावा का फॉर्म बदल रहा है, इतना सा अंतर है, लावा सेम वही है। ये हमने बात कर ली रॉक साइकिल के बारे में। हमने जाना मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में। यहाँ पे रॉक साइकिल के बारे में वही बताया गया है कि लावा निकला,
स्लोली फोर्स टू द सरफेस मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ, धीरे धीरे इरोजन होता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होता है, फिर मेटामॉर्फिक और फिर मैग्मा में। तो ये था सारा हमारा जो है चैप्टर क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसमें हमने बात की इनसाइड और अर्थ की। इसमें हमने अर्थ के 3 लेयर्स की बात की, क्रस्ट, मेंटल कोर, फिर हमने रॉक्स की बात की, और हमने समझा कि फॉसिल्स जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लावा का कैसे इरप्शन होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी हैं। तो मेरा प्रयास था कि हर चीज़ को आपको सिंपल भाषा में समझाऊं और आप इसे रियल लाइफ से जोड़ करके, मैंने बर्गर का एग्जांपल इसीलिए दिया कि आपको समझ में आ सके कि मैं कैसे 3 लेयर को डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे आपको भी तीनों लेयर को डिवाइड करना है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा यही एफर्ट है कि आपको, अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो मेरा पहला एफर्ट ये होगा कि आप चीज़ों को कंसेप्ट के थ्रू अच्छी तरीके से समझ सकें और रिलेट कर सकें रियल लाइफ से। उससे क्या होगा कि चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, सीखेंगे, वो फिर आपको कभी भूलेगी नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।